नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में। लेकिन खबरों की ओर बढ़ने से पहले हमें आपसे कुछ बात करनी है, हमें आपको कुछ बताना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 5 जून 1972 को जन्मे अजय सिंह बिष्ट का सफर एक साधारण परिवार से शुरू होकर देश के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल होने तक पहुंचा है। महज 22 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास का मार्ग चुना और गोरखनाथ मठ से जुड़कर योगी आदित्यनाथ के रूप में नई पहचान बनाई। राजनीति में उनकी एंट्री 1998 में हुई, जब वो गोरखपुर से पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद लगातार 5 बार लोकसभा पहुंचकर उन्होंने पूर्वांचल की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई। लेकिन साल 2017 उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बनाना यह अपने आप में विशेष बात थी। अपराध और माफिया के खिलाफ कार्रवाई, बुलडोजर अभियान और जीरो टॉलरेंस नीति ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई। उनके समर्थक इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि मानते हैं, जबकि विपक्ष समय समय पर इन नीतियों पर सवाल उठाता रहा है। योगी सरकार के कार्यकाल में अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और महाकुंभ की तैयारियां, सारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कई बड़े प्रोजेक्ट चर्चा में रहे। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं ने विकास की नई तस्वीर पेश की। हालांकि उनके कार्यक्रम में पेपर लीक, बेरोजगारी, बुलडोजर कार्रवाई, एनकाउंटर नीति जैसे मुद्दों पर राजनीतिक बहस भी होती रही। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके 54वें जन्मदिन पर टीवी 7 ग्रुप ऑफ चैनल्स परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम उनके स्वस्थ, सफल और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं खबरों की ओर। दुनिया की अर्थव्यवस्था में इस समय एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दशकों तक वैश्विक आर्थिक ताकत का केंद्र माने जाने वाले G7 देशों को अब एक नई चुनौती मिल रही है और ये चुनौती आ रही है ब्रिक्स समूह से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में दावा किया है कि ब्रिक्स देशों की संयुक्त आर्थिक वृद्धि अब G7 देशों से आगे निकल चुकी है। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक ताकत का संतुलन तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। दरअसल ब्रिक्स कोई नया संगठन नहीं है। इसकी शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें नए देशों की एंट्री के बाद इसका दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ गए और आज ब्रिक्स सिर्फ एक आर्थिक मंच नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। और यही वजह है कि जब पुतिन ने G7 को पीछे छोड़ने का दावा किया तो दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों का ध्यान इस बयान पर गया। पुतिन ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिक्स देशों की कुल आर्थिक वृद्धि दर और वैश्विक जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। उनका कहना था कि दुनिया अब एक ध्रुवीय व्यवस्था से निकलकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां फैसले कुछ चुनिंदा पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं रहेंगे। पुतिन के मुताबिक ब्रिक्स देशों की आबादी, बाजार और संसाधन उन्हें भविष्य की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की क्षमता देते हैं। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा है। भारत और चीन जैसे विशाल बाजार, रूस के ऊर्जा संसाधन, ब्राजील की कृषि शक्ति और दक्षिण अफ्रीका की खनिज संपदा इस समूह को विशेष बनाती है। इसके अलावा हाल के विस्तार के बाद मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों के नए सदस्य भी ब्रिक्स की ताकत बढ़ा रहे हैं और यही कारण है कि इस समूह की आर्थिक क्षमता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी ओर G7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और जापान शामिल है। लंबे समय तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इन देशों का दबदबा रहा, लेकिन अब इन विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि पर अपेक्षाकृत धीमी होती जा रही है। जबकि भारत और चीन जैसे देशों की तेज आर्थिक प्रगति वैश्विक तस्वीर बदल रही है और इस बदलाव को आधार बनाकर ब्रिक्स अपनी ताकत का दावा कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि सिर्फ जीडीपी वृद्धि दर के आधार पर किसी समूह को पूरी तरह आगे या पीछे नहीं माना जा सकता। तकनीक, नवाचार, वित्तीय संस्थान, सैन्य शक्ति, वैश्विक प्रभाव जैसे कई अन्य कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं और इन क्षेत्रों में
G7 देशों की पकड़ अभी काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन यह भी सच है कि ब्रिक्स की बढ़ती आर्थिक ताकत को अब नजरअंदाज करना आसान नहीं है और भारत के लिए घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ भारत ब्रिक्स का प्रमुख सदस्य है, वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाए हुए हैं और ऐसे में भारत वैश्विक मंच पर एक संतुलित भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है और विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत जो है वो ब्रिक्स की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस बीच दुनिया के कई देश ब्रिक्स में शामिल होने या इसके साथ सहयोग बढ़ाने में रुचि दिखा रहे हैं और इसका कारण ये है कि कई विकासशील देश वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अधिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव चाहते हैं। तो कुल मिलाकर पुतिन का यह दावा है कि ब्रिक्स ने आर्थिक वृद्धि के मामले में G7 को पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत माना जा रहा है और दुनिया की आर्थिक ताकत का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व और दक्षिण की ओर खिसकता दिखाई दे रहा है। अब आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ब्रिक्स वास्तव में G7 का विकल्प बन पाता है या फिर यह प्रतिस्पर्धा वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक और नए दौर में लेके जाएगी। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है निशांत कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या वो राजनीति में आएंगे, क्या वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालेंगे और अब इन सवालों को नई हवा मिल गई है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं उनमें निशांत कुमार का नाम शामिल होने के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है और साथ ही पवन सिंह का भी नाम जो है वो इसमें शामिल है। दरअसल बिहार विधान परिषद की कुछ सीटों पर चुनाव होने हैं और जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सबसे ज्यादा सुर्खियां इस बात ने बटोरी है कि पटना क्षेत्र से पार्टी ने निशांत कुमार को उम्मीदवार बनाया है और जैसे ही ये घोषणा हुई राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, क्योंकि अब तक निशांत कुमार सक्रिय राजनीति से दूर ही नजर आते थे। और दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार हमेशा अपने परिवार को राजनीति से दूर रखने की बात करते रहे हैं। जब जब उनसे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अक्सर कहा कि यह फैसला निशांत को खुद करना होगा और यही वजह है कि वर्षों से चल रही अटकलों के बावजूद निशांत कभी चुनावी मंचों या पार्टी गतिविधियों में सक्रिय नहीं दिखाई दिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक उम्मीदवार की घोषणा नहीं बल्कि जेडीयू के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा संदेश भी हो सकता है। हालांकि जेडीयू की और इस मुद्दे को अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि निशांत कुमार को उनकी योग्यता और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर मौका दिया गया है और वहीं बात यह भी हो रही है कि पवन सिंह भी निशांत कुमार के जो है वो सामने खड़े हैं। पवन सिंह भी एमएलसी के लिए उनको भी प्रस्तावित किया गया है। यानी ये सारी चीजें बिहार में अपने आप काफी ज्यादा बड़ी बनती चली जा रही है। तो कुल मिलाकर जेडीयू द्वारा निशांत कुमार को विधान परिषद चुनाव का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। क्या यह सिर्फ एक चुनावी फैसला है, नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उसे देखकर यही लगता है कि टीएमसी के भीतर सियासी भूचाल आ चुका है। जिस पार्टी को कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, आज उसी पार्टी के अंदर बगावत, नाराजगी और नेतृत्व को लेकर सवालों का दौर जारी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को खुद मैदान में उतरकर पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश करनी पड़ रही है। बंगाल की राजनीति में इस समय और इसे एक तरीके से टीएमसी के सबसे बड़े आंतरिक संकटों में से एक माना जा सकता है। दरअसल विवाद की शुरुआत तब और गहरा गई जब पार्टी से बाहर किए गए कुछ नेताओं और बागी विधायकों ने खुलकर टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बागी गुट का दावा है कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हुई है और फैसले कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गए हैं। वहीं टीएमसी नेतृत्व इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है और इसे पार्टी को कमजोर करने की साजिश बता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ब्रज बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने की खबर सामने आई और इस फैसले ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी और वहीं से मामला और ज्यादा दिलचस्प हो गया, क्योंकि अब यहां लड़ाई सिर्फ पार्टी के अंदर की नाराजगी तक सीमित नहीं रही बल्कि अदालत तक पहुंच चुकी थी। टीएमसी ने इस पूरे मामले को लेकर कानूनी विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया
और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस विवाद की गूंज अदालत और विधानसभा दोनों जगह सुनाई दे सकती है। उधर संकट की गंभीरता को देखते हुए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार बैठक कर रहे हैं। पार्टी नेताओं और विधायकों के साथ बातचीत का दौर चल रहा है। कोशिश यही है कि संगठन को टूटने से बचाया जाए और कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश दिया जाए कि पार्टी अब एकजुट है। ममता बनर्जी ने साफ संकेत दिया है कि टीएमसी किसी भी तरह के दबाव या बगावत से घबराने वाली नहीं है। इस बीच अभिषेक बनर्जी की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में है। पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह बस यही बहस चल रही है कि आने वाले समय में टीएमसी का नेतृत्व किस दिशा में जाएगा। समर्थक अभिषेक को भविष्य का नेता मानते हैं, जबकि आलोचक पार्टी में बढ़ते असंतोष के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी नेतृत्व इन सभी आरोपों को राजनीतिक प्रचार बता रहा है। बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ममता बनर्जी की लोकप्रियता और जनाधार टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि बगावत के बावजूद पार्टी पूरी तरह कमजोर होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर असंतोष का समाधान जल्दी नहीं निकला तो आने वाले समय में पार्टी के लिए चुनौती और बढ़ सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि एक समय ममता बनर्जी खुद विद्रोह और संघर्ष की राजनीति से उभरकर सत्ता तक पहुंची थी। उन्होंने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को खत्म कर बंगाल में नया राजनीतिक अध्याय लिखा था। लेकिन आज उन्हें अपनी ही पार्टी के भीतर उठ रहे विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है और राजनीति का ये चक्र कई लोगों को हैरान भी कर रहा है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी का संकट अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। बागी नेताओं के तेवर बरकरार है, कानूनी लड़ाई की तैयारी चल रही है और ममता अभिषेक लगातार संगठन को बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक कुशलता से इस संकट को संभाल लेंगी या फिर बंगाल की राजनीति में किसी नए सियासी अध्याय की शुरुआत होने वाली है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल का यह महाखेला अब और बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। चीख पुकार, धुएं से भरी इमारत, जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते लोग और अपनों को तलाशते परिजन। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीरें आज भी लोगों के जहन में ताजा है। लेकिन अब इस त्रासदी के बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो होटल मालिक हो, अधिकारी हो या किसी विभाग का कर्मचारी। दोषी पाए जाने पर जेल तक जाना पड़ सकता है। दरअसल 3 जून को दक्षिण दिल्ली के हौज रानी इलाके में स्थित एक स्टे होटल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल बताए गए। मृतकों में बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की भी बताई गई और आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद गए, जबकि कई लोग धुएं के बीच इमारत के अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तुरंत अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई जिसमें दिल्ली पुलिस, एमसीडी, फायर सर्विस, डीडीए, राजस्व विभाग और कई अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया। इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ हादसे की जांच करना नहीं, बल्कि ये पता लगाना भी है कि आखिर ऐसी लापरवाही हुई कैसे। मुख्यमंत्री का रुख बेहद सख्त नजर आ रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी विभाग की लापरवाही सामने आती है तो सिर्फ होटल मालिक ही नहीं बल्कि जिम्मेदार अधिकारी भी कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे। उनका कहना है कि जनता की सुरक्षा से समझौता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को जेल तक भेजा जाएगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल फायर सेफ्टी को लेकर उठा है। शुरुआती जांच में सामने आया कि जिस इमारत में आग लगी वहां फायर सेफ्टी से जुड़े कई नियमों की जांच की जा रही है। होटल के पास कितनी मंजूरी थी, कितने कमरे संचालित किए जा रहे थे, फायर एनओसी की स्थिति क्या थी और क्या भवन में अवैध निर्माण हुआ था। इन सभी बिंदुओं की पड़ताल की जा रही है। दिल्ली सरकार ने अब सिर्फ एक होटल तक जांच सीमित नहीं रखी। पूरे शहर में अवैध गेस्ट हाउस, होटल और बेड एंड ब्रेकफास्ट यूनिट्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। जिन प्रतिष्ठानों के पास जरूरी अनुमति नहीं होगी या जो सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे होंगे उनके खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी और कई जगहों पर सीलिंग और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। उधर पुलिस जांच भी तेजी से आगे बढ़ रही है। होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में
मामला दर्ज किया गया है और जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हादसे के पीछे सिर्फ तकनीकी कारण थे या फिर लापरवाही और नियमों की अनदेखी ने इस त्रासदी को इतना बड़ा बना दिया। और सबसे भावुक तस्वीर तब सामने आई जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्पताल पहुंची, घायलों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। और आज सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आग कैसे लगी, बल्कि ये है कि क्या इस हादसे के कोई सबक लिया गया इस हादसे से, क्योंकि दिल्ली में इससे पहले भी कई बार आग की घटनाएं हो चुकी हैं और हर बार जांच, कार्रवाई और सख्ती के वादे सुनने को मिलते हैं, लेकिन अगर नियमों का पालन जमीन पर नहीं होगा तो ऐसे हादसे दोबारा भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर मालवीय नगर अग्निकांड ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, फायर सेफ्टी सिस्टम और प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त संदेश दिए हैं कि इस बार किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और अब पूरे देश की नजर जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि लोगों को सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन नहीं बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ ठोस कदम देखने की उम्मीद है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों घटनाएं इतनी तेजी से बदल रही हैं कि हर दिन एक नया सियासी ट्विस्ट सामने आ रहा है। अभी भी कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हो रही थी, बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठ रहे थे और अब पार्टी के भीतर से इस्तीफों की खबरें ये नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर रही हैं। तमिलनाडु बीजेपी की प्रदेश सचिव सुमित वेंकटेश और पार्टी के वरिष्ठ नेता करू के इस्तीफे ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब पार्टी पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी पिछले कुछ समय से लगातार राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करने के बाद पार्टी के गंभीर मंथन का दौर चल रहा था और इसी बीच वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को और तेज कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पार्टी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि एक के बाद एक दूसरे बड़े चेहरे जो हैं वो दूरी बनाते चले जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया। के अन्नामलाई सबसे चर्चित चेहरा है बीजेपी के लिए, याद रखिए। उन्होंने अपने इस्तीफे में भी कहा कि वो शीर्ष नेतृत्व पर बोझ नहीं बनना चाहते, एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू करने की दिशा में काम करेंगे। अन्नामलाई का जाना बीजेपी के लिए पहले ही बड़ा झटका माना जा रहा था क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी की पहचान मजबूत करने की कोशिश की थी। कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें राज्य में बीजेपी का सबसे आक्रामक और लोकप्रिय चेहरा मानते थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब अन्य नेताओं के इस्तीफे ने पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। लेकिन राजनीति में सिर्फ बयान ही सब कुछ नहीं होते, जमीन पर कार्यकर्ताओं का मनोबल, संगठन की एकजुटता और नेतृत्व पर भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और यही वजह है कि विपक्षी दल अब बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उनका कहना है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और यही वजह है कि वरिष्ठ नेता लगातार अलग रास्ता चुन रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे समय में जब संगठन को मजबूत करने की जरूरत है तब वरिष्ठ नेताओं का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, खासकर तब जब पार्टी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही हो। तमिलनाडु बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति का एक अहम केंद्र माना जाता है। हालांकि बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि पार्टी किसी एक नेता पर निर्भर नहीं है और बीजेपी का संगठन ही उसके लिए सब कुछ है। तो कुल मिलाकर तमिलनाडु बीजेपी इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद अब अन्य वरिष्ठ नेताओं के जाने की खबरों ने पार्टी के सामने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेतृत्व इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन विपक्ष इसे पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी का संकेत मान रहा है। अब देखना होगा कि पार्टी इस चुनौती से कैसे निपटती है और क्या वो तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक जमीन को पहले की तरह मजबूत बनाए रख पाती है या नहीं। तो चलिए मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।